सोचिए, एक ऐसी सरकार जिसके पास सदन में पर्याप्त बहुमत है, जो पिछले 12 सालों से एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है, अचानक संसद में उसका एक बड़ा बिल गिर जाता है। 17 अप्रैल 2026 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार का कोई इतना बड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा। अब ऊपर से देखने पर तो ये मोदी सरकार की बड़ी हार लगी, लेकिन क्या वाकई ये इतनी सीधी बात है, या फिर ये विपक्ष को एक चक्रव्यूह में फंसाने की सोची समझी रणनीति? चलिए आज इसी पॉलिटिकल चेकमेट की पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। चलिए 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो उसमें एक पेच था। शर्त यह थी कि आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना और परिसीमन पूरा हो जाए। यानी प्रैक्टिकली देखें तो यह 2034 से पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन सरकार ने यहां एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला। सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल लाकर यह प्रस्ताव रखा कि परिसीमन के लिए नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 के डेटा को ही आधार मान लिया जाए। अब यहां दो बड़े बदलाव होने वाले थे। पहला बदलाव, परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो जाती, जिससे महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में ही मिल जाता। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 कर दी जाए। सरकार का मकसद एकदम साफ था, 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलना जिसका कोई तोड़ ना हो। अपने दांव से बीजेपी ने विपक्ष के सामने विपरीत परिस्थिति पैदा कर दी। विपक्ष को समर्थन और विरोध दोनों स्थिति में कम फायदा होता दिख रहा था। अगर विपक्ष समर्थन करता तो उत्तर भारत में सीटें तेजी से बढ़ती, जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा हो सकता था, और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, जहां से विपक्षी पार्टियों को बल मिलता है। और विरोध करने पर वही हुआ जो होना था। सत्ता पक्ष को विपक्ष के ऊपर महिला विरोधी का ठप्पा लगाने का मौका मिल गया। जैसे ही बिल गिरा, गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। नैरेटिव सेट किया गया कि बीजेपी तो 2029 में ही आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के अड़ंगे की वजह से अब ये 2034 तक टल गया है। बीजेपी ने संसद में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक विपक्ष को आड़े हाथों लेते रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी विपक्ष को महिला आरक्षण पर घेरा, और अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर घर घर जाने की तैयारी में है, ताकि पूरे मामले में विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा सके। कि ये लोग चाहते हैं कि किसी एक रूप में या दूसरे रूप में इसका विरोध करे, जनता को गुमराह तो वो कर रहे हैं। इन सब के बीच महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब बीजेपी जानती थी कि उनके पास 2/3 का जादुई आंकड़ा नहीं है, फिर भी वो बिल लेकर क्यों आए? इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि बीजेपी ब्लेम गेम खेलना चाहती है। 2023 में पास बिल को लागू ना कर पाने का जो दबाव सरकार पर था, उससे अब पूरी तरह से विपक्ष के सिर फोड़ दिया गया। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बीजेपी ने जानबूझकर सीटों के विस्तार को आरक्षण से जोड़ा, ताकि विपक्ष रीजनल आइडेंटिटी के नाम पर विरोध करे और बीजेपी उसे महिला विरोधी के रूप में पेश करे। और तीसरा यह हो सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में संदेश देना चाहती है कि वो महिला हित के लिए काम तो करना चाह रही है, लेकिन विपक्ष करने नहीं दे रहा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर बड़ा रोल प्ले करती है। 2011 के बाद महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के बराबर या फिर थोड़ा ज्यादा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में पश्चिम बंगाल की महिला वोटर भी है, जो ममता बनर्जी को वोट करती है। बीजेपी बंगाल में इसके जरिए महिला ध्रुवीकरण पर जोर देती दिख रही है। तो अब आगे बीजेपी की राह क्या? बीजेपी का गेम प्लान बहुत क्लियर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मालूम पड़ता है बीजेपी अब पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी हर मंच से महिला आरक्षण पर सरकार की सकारात्मक मंशा जाहिर करते दिख सकते हैं, तो वहीं विपक्ष पर राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते भी नजर आ सकते हैं।
इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन उसमें देखने को मिल चुका है, जहां पीएम मोदी ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मतलब साफ, बीजेपी संसद की एक हार को सड़क की बड़ी जीत में बदलने की तैयारी है। विपक्ष तकनीकी और क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे नियत की लड़ाई बना चुकी है। अब देखना यह है कि क्या देश की महिला वोटर इस पेचीदा संवैधानिक खेल को समझ पाएंगी या बीजेपी का नैरेटिव एक बार फिर वोटों की बारिश करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष का विरोध जायज था या बीजेपी ने वाकई उसे मात दे दी? कमेंट में बताइए।